हो गया। चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में। हो गया क्या उधर? हम लोग कल देखे थे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, जिसमें से 2 थ्योरी हमने देखा था। कौन कौन सा थ्योरी था गोलू? जियोस क्लाइंट थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया था? भूल गए इतना जल्दी मुझे। कोबर साहब। अब कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में बदलाव ज़रूर दिख रहा है। मतलब एक शुरुआती वाला जो क्लास था, आप लोग क्लास का A to Z बात आपके माइंड में आ जाता था, पूरा अट जाता था। अभी मतलब स्लीप करता है, कोई भी चीज़ जो बोलते हैं तो वो आपके माइंड में जल्दी नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मन का भटकाव है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। दूसरा थ्योरी क्या था? क्या बात है, प्लेट्स ऐसी कुछ था। मज़ा आ गया। ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये 2 दिन का जो सिलेबस होगा, 3 दिन का सिलेबस 4 दिन 5 दिन लग जाएगा आपको कवर करने में, और उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना अच्छा से आप एक बार में कर लोगे। आपका माइंड का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा यहाँ रहेगा उतना अच्छा आप गेन करोगे। आपका सिर्फ बॉडी का प्रेजेंटेशन यहाँ रहता है, पर माइंड का प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है। समझे? क्या चल रहा है मन में? हाँ जी, इधर उधर की बातें भूल जाइए। वो घर की परेशानी है क्या? नहीं है? एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम्स है जो बर्डन है आपके ऊपर, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होइएगा आप? नहीं है? लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वो स्थिरता नहीं है आपके माइंड में। जो पहले स्थिरता हुआ करता था वो नहीं है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो कंपटीशन यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है आपको, वो माहौल नहीं मिल रहा है। जो पहले कंपटीशन था आप लोगों में, वो कंपटीशन नहीं मिल रहा है। कंपटीशन मिलने की वजह से क्या होता है ना कि जो माइंड का प्रेजेंटेशन है ना, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है ना, वो फोकस करता है किसी चीज़ पे। जब कंपटीशन नहीं रहता है तो लोग लापरवाह हो जाते हैं। समझे? क्लास को हल्के में ले लेते हैं या फिर लापरवाही से काम करते हैं। तो जैसी माइंड में हल्का लापरवाही आएगी तो प्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं दे पाइएगा, और ऑटोमेटिकली आपका माइंड बहुत कम चीज़ को गेन करेगा, बहुत चीज़ को लूज कर देगा। टेंशन नहीं लीजिए। एक लाइन बोलता हूँ आपके लिए। जब सपने देखोगे एक तो मुश्किलें आएगी 1000। सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। जब सपने देखोगे एक तो मुश्किलें 1000 आएगी। जब सपने देखोगे एक तो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो ये होता है, कभी भी आप अपने मंजिल की तरफ जाइएगा ना, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, पर आपका ध्यान उन कठिनाइयों पे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ मंजिल पे होना चाहिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाइएगा। अच्छा, ये जो बीपीएससी वाला फॉर्म भरे है ना, बहुत लोग, सॉरी बीएसएससी वाला, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि बहुत लोगों से सुने कि आप रीजनिंग पे सही से पकड़ कर लो और जीके जीएस पे सही से पकड़ कर लो तो होने का चांसेस बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? खासकर आपकी यदि बात करें तो रीजनिंग पे अगर अच्छा खासा पकड़ है और जीके जीएस पे पकड़ है तो चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएगी। और एग्ज़ाम कब है? मार्च में। मतलब टाइम है, आप कवर कर सकते हो, पर करना नहीं चाहते हैं आप लोग। क्या है मन में? चलिए
आज हम लोग पढ़ लेते हैं नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। इससे पहले हम लोग नदी की ऊंचाई के आधार पर पढ़े थे, जिसमें से 900 से 1200 मीटर तक की जो ऊंचाई वाला था उसको शिवालिक के पार्ट में रखा गया था। फिर उसके बाद 4500 मीटर तक ऊंचाई वाला जो था उसको मध्य हिमालय में, और जो 6100 मीटर से ऊपर तक का जो चोटी था उसको ग्रेट हिमालय का पार्ट में रखा गया था। तो उस जो हिमालय का जो वो 3 विभाजन पढ़े हैं हम लोगों ने, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अभी हम लोग पढ़ेंगे नदी के आधार पर जो हिमालय को है वो 4 भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया है। समझ रहे? तो देखिए, अच्छा मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को जो अलग करने वाला बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? नहीं याद है? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की जो बाउंड्री है, जो जहाँ से जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? इंडो सांगपो जोन। चलिए अब हम लोग नदी के आधार पे देख लेते हैं। तो देखिए, आप जब इधर तिब्बत की तरफ से आप जाइएगा ना, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और ये सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होते हुए ये ऊपर गिलगिस्तान से होते हुए नीचे पाकिस्तान होते हुए ये यहाँ गिर जाता है अरब सागर में। और सतलज नदी जो है वो आपको इधर, वो भी तिब्बत के पठार से ही निकलता है सतलज नदी, और ये इधर आपको हिमाचल प्रदेश होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, और ये हरीखे का क्षेत्र होते हुए इधर भावल में आकर के इधर सिंधु नदी से मिल जाता है। एक उत्तराखंड से निकलता है काली नदी, ये काली नदी आगे चल करके गंगा में मिलता है। सिक्किम से यहाँ से निकलता है आपको तीस्ता नदी, और ये तीस्ता नदी होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और एक है आपको जो चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए ये भी कहाँ मिल जाता है जा करके? बंगाल की खाड़ी में। तो सिंधु और सतलज के बीच की जो नदी है, जो हिमालय है ना, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ जाता है उसको कहा गया पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहला नदी के आधार पर पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। ये सिंधु, ये सतलज, ये उत्तराखंड से निकलता है काली नदी। तीस्ता नदी कहाँ से? सिक्किम से निकलता है तीस्ता नदी, और ये ब्रह्मपुत्रा। तो इस बीच में जो हिमालय आएगा उसका क्या नाम दिया गया है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो भी हिमालय का पार्ट आएगा उसको मान लिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा आपको, या फिर उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, नंदा देवी ये सब आ जाएगा। तो इस सब को आपको माना जाता है, इस पर जो हिमालय का जो पार्ट है इसको कहा गया कुमायूं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय। तो दूसरा में क्या आ जाएगा? कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो महाभारत का श्रेणी जो नेपाल उपाल में पड़ जाता है, तो ये सब जो हिमालय आएगा इसको कहा गया है नेपाल हिमालय। महाभारत का श्रेणी कहाँ है? महाभारत नेपाल में ही है, ये नेपाल हिमालय। और उसके बाद आपको तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो हिमालय आएगा, जिसमें से कुछ अरुणाचल प्रदेश वाला जो कुछ पार्ट आ जाएगा, जिसमें मिसमी, पटकोई की पहाड़ी, बुम की पहाड़ी, ये सब जो पढ़े थे हम लोग, वो जो पार्ट आ जाएगा वो कहलाएगा आपको असम हिमालय। ये हो गया असम हिमालय। तो इसमें कुछ खास है नहीं, नदी के आधार पर सिर्फ हिमालय का नाम दे दिया गया है। कभी आपसे पूछ लेगा कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच की नदी को कुमायूं हिमालय कहा जाता है? तो काली और सतलज के बीच के जो हिमालय उसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहा जाता है।
आपसे पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज। नेपाल हिमालय? काली और तीस्ता। और असम हिमालय? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए। ये नदी के आधार पर नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। आप फिर उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल हिल्स और सतपुरा पर्वत। और उसके साथ साथ आज देख लेंगे हम लोग मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ, थोड़ा सा मालवा का पठार जो है ये थोड़ा सा चर्चित है और छोटा नागपुर का पठार ये थोड़ा चर्चित है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो आपको हल्का गुजरात का पार्ट से होते हुए, एमपी होते हुए, यूपी होते हुए भारत के पश्चिमी बिहार तक जाता है। समझ रहे हैं इसको? इसका जो विंध्याचल पर्वत का जो पार्ट है वो ये सब है। पहला है आपका विंध्या हिल्स, ये है विंध्या हिल्स। उसके बाद है भारनेर की पहाड़ी। उसके बाद है कैमूर की पहाड़ी। ये कैमूर की पहाड़ी जो है वो यूपी होते हुए पश्चिमी बिहार तक चला जाता है। समझ रहे हैं ना? और एक है आपको इससे नीचे जाइएगा तो झारखंड में पड़ जाता है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, तो एक है विंध्या हिल्स, पहला वाला जो पार्ट है ये विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत किस पर्वत का पार्ट है? विंध्याचल पर्वत का। अच्छा, विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ मालूम है? विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक के नाम से भी जाना जाता है, जल विभाजक के भी नाम से जाना जाता है। वजह ये है कि ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत के वजह से इसके ऊपर जो भी नदियाँ बहती है उत्तर में, वो उत्तर में ही बहती चली जाती है पूर्व की तरफ। और जो नदियाँ इसके दक्षिण में बहती है वो सीधा दक्षिण में ही बहती पूर्व की तरफ बहती चली जाती है और इधर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है, दोनों को विभाजक मतलब बांट के रखता है, इसलिए इसको जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये भारनेर की पहाड़ी। भारनेर की जो पहाड़ी है ये जाना जाता है चूना पत्थर के लिए। भारनेर की पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। भारनेर की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। किस लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए। और चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। उसके बाद है ये है आपको कैमूर की पहाड़ी। ये कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी आपको यूपी से लेके और हल्का बिहार का पार्ट को टच कर लेता है, पश्चिमी बिहार को। तो कैमूर की पहाड़ी, ये यूपी से बिहार। उसके बाद है ये है पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड में। झारखंड, पारसनाथ। तो सीधा पूछ लेगा आपसे पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में। अब हम देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा आएंगे तो देख लेते हैं हम लोग सतपुरा पर्वत के बारे में। ऊपर हो गया आपको विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे दक्षिण में कौन सा पर्वत आएगा? सतपुरा पर्वत। तो सतपुरा पर्वत का भी 3 पार्ट है। एक है आपको राजपीपला की पहाड़ी। थोड़ा सा मैप जो है ना वो छोटा पड़ जाता है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसको हल्का ऊपर ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये झारखंड, ये है राजपीपला की पहाड़ी, एमपी में है। उसके बाद है महादेव का श्रेणी, ये भी एमपी में है। और महादेव श्रेणी का ही सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहा जाता है धूपगढ़। ठीक है, जो कि मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है वो किसका पार्ट है? महादेव श्रेणी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो उधर वाला आ गया। चलिए, ये हो गया भारनेर, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कैमूर लिखा हुआ है, ये पारसनाथ। याद रखिएगा पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में। राजपीपला की पहाड़ी,
राजपीपला की पहाड़ी। उसके बाद है ये महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी ये राजपीपला की पहाड़ी एमपी में, महादेव श्रेणी भी एमपी में, एमपी। और इसका सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। उसके बाद है मकाल श्रेणी। मकाल श्रेणी, ये मकाल श्रेणी कहाँ है? ये आ जाता है छत्तीसगढ़ में। मकाल श्रेणी, मकाल श्रेणी ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मकाल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक एक मकाल श्रेणी से दो नदी निकलता है। ठीक है। मकाल श्रेणी से एक तो नर्मदा और दूसरा सोन नदी। मकाल श्रेणी से यहाँ से निकल जाता है एक, ये देखिए ये जो है ये क्या बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी है, और उसी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदी है जो उल्टा बहती हुई अरब सागर में गिरता है, एस्चुअरी का निर्माण करता है। समझ रहे? एस्चुअरी क्यों, एस्चुअरी समझते हैं? एस्चुअरी क्या होता है? देखिए दो चीज़ होता है, जैसे कि ये नदी है, ये नदी है और ये पूरा क्या है, मैदानी भाग है। तो जब ये नदी धीरे धीरे बहते 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 क्या होता है कि जब इस पार्ट में गिरता है तो नदी जो है इस तरह से बन जाता है, नदी इस तरह से बन जाता है, ये इस तरह से बहते हुए, और फिर ये नदी क्या करता है, फिर आगे जाके मिल जाता है। बीच में जो ये ज़मीन वाला जो भाग जो बच गया इसको डेल्टा कहा जाता है। समझ गए? और एक नदी वो होता है जो इस तरह से गिरता है और उसके बाद अचानक ऊपर से खाई में गिरता है। समझ रहे ना? तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, वो एस्चुअरी बनाता है। इसलिए कभी भी एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा एस्चुअरी का निर्माण होता है, तो वो ताप्ती और नर्मदा के द्वारा होता है। ठीक है। बाकी जो भी पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती है वो सब डेल्टा का निर्माण करता है। एस्चुअरी का निर्माण करता है मात्र दो नदी है, एक अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और एक एमपी में बैतूल से निकलता है ताप्ती नदी, बैतूल जिला से। ठीक है। ये दो नदी है और गुजरात से होकर के आता है और एक के बार सीधा खाई में गिरता है, जिसकी वजह से एस्चुअरी का निर्माण होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये नर्मदा दिख रहा है क्या? ये नर्मदा और एक ताप्ती, और ये दोनों नदी को रिवर्स नदी भी कहा जाता है, उल्टी बहती नदी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये बनाता क्या है? एस्चुअरी। डेल्टा और एस्चुअरी में फर्क समझ में आ रहा है ना? डेल्टा बनाने वाला जो नदी है वो इस तरह से स्लोप में बहता है, और एस्चुअरी वाला जो है वो सीधा ऐसे गिरता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो पश्चिमी भाग है ना भारत का, वो ऊंचाई पे है। यही ऊंचाई होने की वजह से जितने भी नदियां हैं वो उस तरफ की बहते हैं, पूर्व तरफ बहता है। हालांकि गति की वजह से भी नदी का जो है वो दिशा तय होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके आप उत्तर में जाइएगा तो उत्तर में आपको एमपी और राजस्थान के दोनों के बॉर्डर पे आपको पड़ेगा एक पठार है, जिसको हम लोग बोलते हैं मालवा का पठार। समझ रहे? एमपी और राजस्थान के बीच में पड़ जाता है। ठीक है। ये मालवा का पठार है। अब ये मालवा का पठार दो भागों में बटा हुआ है, एक ज्वार क्षेत्र है और दूसरा खेतरी का क्षेत्र है। इसमें मालवा का जो पठार है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक हो गया ज्वार का क्षेत्र, ज्वार क्षेत्र। तो मालवा के पठार में जो ज्वार का क्षेत्र है वो दो एलिमेंट की वजह से जाना जाता है। समझ रहे हैं ना? एक तो यहाँ पे है चांदी, चांदी के लिए जाना जाता है, और दूसरा है जिप्सम। समझ रहे हैं? उसके बाद जो खेतरी का क्षेत्र है, नीचे वाला पार्ट जो मान लेते हैं खेतरी का क्षेत्र है, मालवा का पठार का खेतरी, कहाँ पे लिख दें? ये घुमा के यहीं पे लिख देते हैं, खेतरी का क्षेत्र। खेतरी का क्षेत्र ये कॉपर के लिए जाना जाता है, तांबा के लिए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप ये विंध्याचल पर्वत से ही थोड़ा सा उत्तर में जाइएगा तो एमपी और यूपी के बॉर्डर पर एक पठार है, बुंदेलखंड का पठार, और ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये भारत के इतिहास में
बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। किस लिए इसका रोल है मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का जो है यहीं से तो संघर्ष शुरू हुआ था, समझ रहे हैं ना, बुंदेलखंड से। तो ये है आपको बुंदेलखंड, जो कि एमपी जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे लिख देते हैं। बुंदेलखंड का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है दुनिया का? सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे लंबा पठार पामी का पठार। ये दो बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। सबसे लंबा पठार पामी का पठार। ठीक है, पामी का पठार के बारे में थोड़ा सा अभी जिक्र नहीं करेंगे। तिब्बत का पठार तो मालूम है, ये मिटा दें। हाँ, ये बुंदेलखंड का जो पठार है ये आपको एमपी से यूपी तक फैला है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एमपी से ही सटा हुआ, हालांकि एमपी में पड़ता है, थोड़ा सा यूपी तक सटा हुआ है, जो है बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार वो एमपी से यूपी तक सटा हुआ है। उसके बाद एक है आपको यही जो आप पारसनाथ की पहाड़ी देख रहे हैं, यही झारखंड में एक है छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार किस लिए फेमस है ये तो मालूम होगा? हाँ नहीं जी, कोयला की वजह से। हाँ हाँ हाँ, वो तो इतिहास में चले गए। ठीक है, हाँ ज्योग्राफी में जाना था। तो ये है झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार। कोयला से याद आया, सबसे दुनिया का सबसे जो प्रसिद्ध जगह है कोयला के लिए जाना जाता है मालूम है? रूहर का शहर, वो कहाँ है? जर्मनी में। वो कोयला के लिए बहुत मशहूर है। वो जगह का नाम क्या है? रूहर। छोटा नागपुर का पठार किस लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। अफगानिस्तान में? हाँ, तजाकिस्तान अफगानिस्तान से ऊपर। हाँ, छोटा नागपुर का पठार कोयला के लिए। और यहीं पे लिख देते हैं रूहर का प्रदेश, याद रख लीजिएगा, रूहर शहर। कहाँ है रूहर शहर? जर्मनी में। और किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक है, समझ में आया? पूरा याद हो गया? गोलू पूरा नहीं हुआ है तो लगभग अब आइसलैंड द्वीप, कल द्वीप स्टार्ट कर देंगे। पर्वत के बारे में लगा पूछ ले, याद है? पालनी हिल्स कहाँ है? पालनी हिल्स नहीं मालूम कुन्ना सर, कल ही तो बताए हैं जी। तमिलनाडु में आपको तमिलनाडु में अन्नामलाई पर्वत है, पालनी हिल्स है, महेंद्रगिरी पर्वत है, और केरल में कार्डेमम की पहाड़ी है। तो कार्डेमम की पहाड़ी, पालनी हिल्स और अन्नामलाई पर्वत, ये तीनों जाकर के एक जगह पे मिलता है। कहाँ पे?
अनाईमुड़ी चोटी पे, इसीलिए अनाईमुड़ी चोटी को मिलन स्थल भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? चलिए, कालसूबाई कहाँ है? कालसूबाई कल तो बताए थे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। मराठन कहाँ रहेगी भाई? हाँ, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र राय की पहाड़ी, वो भी महाराष्ट्र में है। मतलब कल वाला क्लास कुछ भी ध्यान में नहीं लगता है मुझे, नहीं है ना। नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला घाट थाल घाट। मुंबई और पुणे को भौर घाट नहीं याद है, नक्को याद है, मज़ा नहीं आएगा ऐसे पढ़िएगा तो। अच्छा लगता है लिखाना पड़ेगा क्या? देखिए, लिखाने से बेहतर है कि इसमें से वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा ना, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा आ जाएगा। एक तो लेक्चर अगर आप सही से सुन रहे हैं तो 60 से 70% जो है वो लेक्चर में ही हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। और एक बार अगर आप खुद का नोट्स बना लेते हैं तो वो 100 नहीं 110% वो याद रहता है। समझ रहे हैं ना? हम यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, इतना चीज़ ऐसे माइंड में मेकअप करना इतना आसान नहीं रहता है। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि जब हम क्लास में रहते हैं तो पूरी प्रेजेंटेशन के साथ रहते हैं और एक बार अपना नोट्स तैयार कर लेते हैं, वो फिर दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? ये इतना जो आप अभी जो इतना आधा घंटा या अभी 20 मिनट 30 मिनट जो अभी आप टाइम दिए हैं, तो ये टाइम आप रियली में इधर दिए फिर टाइम बर्बाद किए आधा घंटा। अगर वाकई में अगर आधा घंटा अगर यहाँ टाइम दिए होते तो अभी आधा घंटा का क्लास जो है ना, इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आपको बेनिफिट मिल जाता। पर टाइम नहीं देते तो दोनों तरफ की बर्बादी, एक तो समय जा रहा है, ऊपर से क्लास समझ में नहीं आएगा आपको। फिर बाद में फिर इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए आप, फिर आप इसको अगर ज़रूरत पड़ जाता है तो फिर एक्स्ट्रा आप फिर आधा घंटा 1 घंटा का फिर क्लास देखिए, फिर नोट्स बनाइए। समझ रहे हैं? ये बात होती है। एक लाइन है, विकल्प बहुत है मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है मार्ग को भटकाने के लिए, पर संकल्प अकेला ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। समझ रहे हैं? आपको आपके राह से भटकाने के लिए हज़ारों विकल्प मिल जाएंगे। आपका दोस्तों से बात करना ये भटकाना, आपको रील्स देखना ये भी आपका एक विकल्प है आपके राह से भटकाने के लिए, सीआईडी देखना, फिल्म देखना, ये सभी एक आपका विकल्प बन जाता है। समझ रहे हैं ना? घर की समस्या, ये सभी आपको भटकाने के लिए एक विकल्प है। लेकिन आपको मंजिल तक जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी, और वो क्या है? संकल्प। समझ रहे हैं ना? संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, और कर दीजिए। कल हम लोग आइसलैंड पढ़ेंगे, द्वीप के बारे में। कल और मज़ा आएगा क्लास में।